हमने अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस से मेटल को प्राप्त किया। तो 3 कैटेगरी हमने मेटल्स के बांटे हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और फिर तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हमने अपनाए। जैसे कि जो लो रिएक्टिव था मेटल, उसके ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हीटिंग, सिंपल हीटिंग, तो हमें मेटल मिल गया। सेकेंड है कि जो मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स थे उनके ऑक्साइड को हमने कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमने हीट किया तो हमें मेटल मिल गया। और जो हाई रिएक्टिव थे उसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा प्राप्त किया। अब ये जो मेटल प्राप्त होते हैं वो एकदम से प्योर नहीं होते, हमें एकदम प्योर मेटल की आवश्यकता होती है। बड़े जो स्पेस में हम लोग उपकरण भेजते हैं, इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं या रिसर्च वर्क में जो इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बिल्कुल प्योर मेटल की आवश्यकता होती है। तो ये प्योर मेटल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ ये इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल उसका हम लोग लेते हैं एनोड, हो गया एनोड। और जो प्योर मेटल है उसका एक थीन स्ट्रिप, बिल्कुल पतला सा स्ट्रिप जो है उसका हम लोग लेते हैं कैथोड। ये हो गया मेरा कैथोड। और इसको हम लोग ई के द्वारा जोड़ते हुए और इससे हम करंट पास करते हैं और मेटल के साल्ट सॉल्यूशन को, मेटल के साल्ट सॉल्यूशन को हम लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इम्प्योर मेटल हम लोग क्या करते हैं, एनोड, जिसको शुद्ध करना है, इम्प्योर मेटल जो है जिसको शुद्ध करना है उसका हम लोग क्या लेते हैं, एनोड। और प्योर मेटल का हम लोग लेते हैं कैथोड। और मेटल सॉल्यूशन, मेटल साल्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और अब इससे हम लोग करंट पास करते हैं तो ये जो एनोड है जो इम्प्योर मेटल का बना हुआ है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन करके कॉपर जो है वो इसमें घुल जाता है। और जितना कॉपर इसमें घुलते रहता है उतना कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से जो है वो इसमें डिपॉजिट होते रहता है। जैसे हम लोग कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, रिफाइन करना है, कॉपर का रिफाइनिंग करना है, इसके लिए क्या लेते हैं, इम्प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर हम लोग के लिए एनोड। और ये प्योर कॉपर क्या देंगे कैथोड। और एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन को हमने दिया इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां से जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में इस सॉल्यूशन में आकर के घुलेगा, Cu2+। और ये जो है फिर घुलने के बाद में ये जो है सो इस पे आकर के जमा हो जाएगा, इस पे कैथोड पर। कैथोड पर जो है वो जमा होगा।
तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि ये जो एनोड है वो घूमते घूमते पतला होते चला जाता है, और ये जो कैथोड है जो पतला था शुरू में, वो इस पर जब कॉपर जमा होते जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये मोटा होते जाता है। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा मोटा हो जाएगा और हम जो है प्योर कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो इम्प्योरिटी इसमें है वो अगर सॉल्युबल है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है, और जो सॉल्युबल नहीं है वो क्या होता है, यहाँ पे नीचे एनोड के पास जमा हो जाता है। इसको तो क्या बोलते हैं, एनोड मड, इसको बोलते हैं एनोड मड। मड मतलब होता है कीचड़। तो जो अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो जो सॉल्युबल है वो तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और जो सॉल्युबल नहीं है वो क्या होगा, नीचे जमा हो जाता है। इसको भी बोलते हैं एनोड मड। तो इस प्रक्रिया से बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हम लोग रिफाइनिंग मेथड्स का किससे करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। Electrolytic refining, because refining is done by electricity. इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये रिफाइनिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक बार फिर से याद कर लो कि हम लोग जो जिसको हम लोग को प्योर करना है, शुद्ध करना है, वो इम्प्योर मेटल जो है उसका हम बनाते हैं एनोड, और प्योर मेटल का पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, उसका बनाते हैं कैथोड। और जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है उस मेटल के साल्ट सॉल्यूशन को हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और फिर हम लोग करंट पास करते हैं तो एनोड जो है वो घुल जाता है, और घुल करके तो उसके जैसे यहाँ पर कॉपर लिए हुए हैं, प्योर कॉपर का एनोड लिए हैं, प्योर कॉपर के स्ट्रिप का हम लोग यहाँ पर जो है कैथोड लिए हैं, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। जब करंट पास करते हैं तो ये जो यहाँ पर कॉपर है वो घुल करके सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट में आता है, और फिर जितना जितना घुल के इसमें मिलता है उतना कॉपर फिर जाकर के इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर जमा होते जाता है, और धीरे धीरे ये जो एनोड है वो उससे टूटता जाता है क्योंकि वो घूम रहा है वो, और कॉपर जो है इस पर जमा हो रहा है, ये क्या होता जाएगा, मोटा होते जाता है। और जब तक ये रहता है तब तक ये क्रिया चलते रहती है। जब ये पूरा समाप्त हो जाता है तो सारा कॉपर यहाँ भी डिपोजिट हो जाता है और हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। और इस क्रम में जो इम्प्योरिटी था इसमें, इसीलिए तो शुद्ध कर रहे थे, जो इसमें इम्प्योरिटी थी, इसमें अशुद्धियां थी, बची हुई थोड़ी बहुत। तो इस ये इम्प्योरिटीज दो तरह का होता है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व कर जाते हैं, घुल जाते हैं, और जो इनसॉल्युबल है वो नीचे जमा हो जाता है, एनोड के नीचे जमा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड कहा जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग a metal obtained from the process of reduction या by different processes of reduction। ये हमारा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इस प्रकार से हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है रिफाइनिंग के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा। इसका रिजल्ट हम लोग नोट कर सकते हैं। तो जो आपको मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कैसे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम चीज को मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड etc आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये जो मेटल्स हैं इसका हम लोग कैसे करते हैं, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा हम लोग करते हैं रिफाइनिंग। अब है इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इम्प्योर मेटल को क्या बनाते हैं, एनोड। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। And a thin strip of pure metal is made the cathode, और thin strip of pure metal क्या कहते हैं लोग, cathode। ये solution of a metal salt, और metal salt के solution को is used as an electrolyte, क्या कहते हैं, electrolyte। The current is passed through the electrolyte, और इस तरह से क्या करते हैं लोग, करंट पास करते हैं। The pure metal from the anode, अब एनोड में
जो मेटल है वो इम्प्योर है, लेकिन उसमें जो प्योर मेटल है मतलब इम्प्योरिटीज के से हट करके जो मेटल है प्योर मेटल एट द एनोड डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या जाता है, वो घुल जाता है। And an equivalent amount of pure metal from electrolyte is deposited on the cathode। मतलब जितना एनोड का कॉपर या एनोड का जो मेटल है, कॉपर नहीं लेने, एनोड का जो मेटल है जितना इलेक्ट्रोलाइट में घुल रहा है उतना प्योर मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर जमा होते जा रहा है। 10 ग्राम घुला 10 ग्राम जमा हो गया, 10 ग्राम घुला 10 ग्राम जमा हो गया। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। और the soluble impurities go into the solution, जो soluble है वो solution में चले जाते हैं, and the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode। और जो insoluble impurities है वो एनोड के नीचे क्या हो जाते हैं, settle down मतलब जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, and are known as anode mud, are called anode mud। So it is important term, what is anode mud? So the impurities deposited in the bottom of the anode is called anode, but during the process of electrolytic refining of metals, the insoluble impurities will be deposited in the bottom of the anode, it is called anode mud। और ये जो anode mud है ये कीमती भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉपर का हम अगर कर रहे हैं रिफाइनिंग तो उसमें सिल्वर भी मिल सकता है जो कि नीचे जमा हो जाता है, इम्प्योरिटीज के रूप में सिल्वर मिला होता है। तो सिल्वर अगर जमा हो जाए तो हमारे लिए क्या होता है कि कॉपर से ज्यादा कीमती एनोड मड ही हो जाता है। तो अभी हमने जनरल बताया सबके लिए। अब कॉपर के केस में अगर हम लोग लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्योर कॉपर is made the anode and a thin strip of pure copper, है ना, impure copper is made the anode and a thin strip of pure copper is made the cathode, and a acidified solution of copper sulfate is used as an electrolyte। Now the current is passed through the electrolyte, the pure copper from the anode dissolves in the electrolyte copper sulfate and equivalent amount of pure copper from electrolyte is deposited on the cathode। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर कॉपर का है तो उसमें कॉपर जोड़ देना है। तो किसी के बारे में पूछेगा कि सर रिफाइनिंग कैसे करेंगे तो हमें ऐसे इसको एक्सप्रेस करना है विद फिगर। फिगर पहले भी बता चुके, इस फिगर को दे देना है और दिखा देना है कि ये जो है सो इम्प्योर कॉपर का एनोड है, ये प्योर कॉपर का कैथोड है, और ये कॉपर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है। करंट पास करेंगे तो एनोड से जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए कैथोड पर डिपॉजिट होगा और हमें प्योर कॉपर प्राप्त हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज होगा वो एनोड के नीचे बैठ जाएगा, इसको क्या कहेंगे, एनोड मड कहते हैं। तो ये था रिफाइनिंग। तो हमने देखा शुरू में ओर है, मिनरल्स है, मिनरल से ओर है, ओर से कंसंट्रेटेड ओर है, और कंसंट्रेटेड ओर से जो है फिर हमने उसका क्या किया, रिडक्शन। पहले तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन के द्वारा हमने ऑक्साइड को प्राप्त किया, ऑक्साइड का हमने रिडक्शन किया 3 तरीके से, और फिर हमें मेटल मिला। अब वो जो मेटल मिला वो पूरा प्योर नहीं था, उसका हमने क्या किया, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बाद में हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कोरोजन। कोरोजन किसको बोलते हैं, कोरोजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। अब इसी का कोरोजन क्या होता है ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कि मेटल का डिस्ट्रक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। हवा और पानी के संपर्क में आने पर इनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इसी को लोग बोलते हैं कोरोजन। और आप बहुत सारी घटनाएं देखते होंगे कि चांदी के बर्तन या चांदी का कोई भी सामान अगर कुछ दिन के बाद में क्या हो जाता है,
वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि चांदी के ऊपर में एक जो है सल्फाइड का लेयर चढ़ जाता है, जो सल्फर मौजूद होता है उसे रिएक्ट करके सल्फाइड का बना देता है लेयर, सिल्वर सल्फाइड का, और इसके कारण वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जैसे चांदी का कोई सामान है तो उसे ये सल्फर रिएक्ट करेगा और AgPs डालेगा, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, और ये कलर में कैसा होता है, ब्लैक होता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि घरों में जब तांबे का बर्तन होता है, तांबे का जो है वो लोटा होता है, तो बरसात के दिनों में उसके ऊपर में जो है हरा हरा लेयर चढ़ जाता है, ग्रीन लेयर उस पर जो है आ जाता है। वो क्या है, कॉपर जो है वो हवा से और नमी से रिएक्शन करता है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। क्या बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर कार्बोनेट का ये हो गया बेसिक, और ऑक्साइड का कलर बेसिक होता है, तो ये जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो ये बेसिक लेयर बनता है कॉपर कार्बोनेट का, जिसका कलर होता है ग्रीन। इसीलिए देखते हैं हम लोग कुछ दिनों तक अगर छोड़ दिया जाए तांबे के बर्तन को, तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब इसका उपाय क्या है कि ये क्योंकि बेसिक है तो बेसिकली किसे करवाएंगे हम, एसिड से, और जब एसिड से करवाएंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर वो तांबा जो है वो चमकने लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी चीज खट्टे चीज से, चाहे इमली के पानी से, या सबसे अच्छा है कि नींबू जो हमारे घर में होता है, उस नींबू को बर्बाद नहीं करना है, उस नींबू के रस को हमें खा लेना है और जो बचा हुआ उसको इसमें रगड़ देना है, और रगड़ने के बाद में क्या होता है, वो एसिड जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट को हटा देता है और फिर तांबा जो है वो पहले की तरह चमकने लगता है। ये दो घटना थी। तीसरा है कि यदि हम लोहे को, आयरन को अगर हम लोग खुली हवा में छोड़ दें तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को और मॉइस्चर को ये ऑब्जर्व करके रस्ट बनाता है। क्या बनाता है, रस्ट। और रस्ट का जो फॉर्मूला होता है जिसको लोग जंग बोलते हैं, Fe2O3X रस्ट, ये रस्ट है। तो ये पपड़ी की तरह होता है और धीरे जैसे बनता है फिर धीरे ये झड़ जाता है, फिर दूसरा लेयर जो है सो रस्ट बनता है, फिर झड़ता है, और इस प्रकार से रस्टिंग का काम होता है। मतलब इस प्रकार से अलग अलग जो मेटल्स हैं उसका क्या होता है, संचालन होता है, क्षय होता है, कोरोजन होता है, इसको बोलते हैं क्षय होना। अब एक एक्सपेरिमेंट आता है कि कैसे सिद्ध करेंगे, हाउ विल यू प्रूव दैट फॉर रस्टिंग एयर एंड मॉइस्चर मींस ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बोथ आर एसेंशियल। मतलब केवल ऑक्सीजन से या केवल वाटर से ये जो है सो रस्टिंग नहीं रह सकता है, इसलिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे और बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, इसको देखेंगे कैसे होता है। 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और एक में जो है वो हम लोग पानी भर दिए और उसमें जो है सब लोग के कांटी को डाल दिए और ऊपर में तेल डाल दिए, ऑयल। इसमें जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें कांटी डाल दिए, पूरा डूबा हुआ है और ऊपर में इसमें तेल डाल दिए। सेकेंड में क्या करते हैं लोग कि इसमें जो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। ये है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसमें भी हम लोग काफी डाल देते हैं।
इसमें भी काफी डालते हुए ये इसमें क्या होता है, इसमें आधा जो है वो पानी भरा हुआ है और काफी आधा बाहर है और आधा पानी में डूबा हुआ है। और कुछ दिन के लिए किलो को छोड़ देते हैं। ये पूरा खुला है, इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें जो है वो पानी जो पूरा डूबा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऊपर में तेल दे दिए हैं और काफी पूरा इसमें डूबा हुआ है नेल, आयरन नेल। और इसमें जो है आधा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें हाफ जो है वो पानी में डूबा हुआ है, हाफ पोर्शन ऑफ आयरन नेल इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड हाफ इज अबव द वाटर, आधा है बाहर है। तो कुछ दिन हम लोग छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें भी जंग नहीं लगता है, इस मेज में जंग लग जाता है। क्यों नहीं लगा? यहाँ पर क्या होता है कि हम पानी में डुबा दिए, ऊपर में तेल डाल दिए तो इसके कांटेक्ट में एयर नहीं आता है, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और तब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण पानी तो इसको मिल रहा है, पानी में डूबा हुआ है। तो अगर हम लोग लोहे को पानी में डुबा दें और इसको ऑक्सीजन ना मिले तो उसमें जंग नहीं लगेगा, रस्टिंग की घटना नहीं होगी। तो इसमें जंग नहीं लगा। इसमें क्या है, हवा तो मिल रहा है, ऑक्सीजन तो मिल रहा है, लेकिन हमने इसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या डाल दिया है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या होता है, ये जल के अणु को सोख लेता, अवशोषित कर लेता है, उसको लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक तो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसी प्रकार से होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन तो मिला लेकिन इसने सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसको पानी नहीं मिला, तो इसमें भी जंग नहीं लगता है। इस केस में पानी भी मिल रहा है और हवा भी मिल रही है, एयर भी मिल रहा है, तो इसमें जंग लग जाता है। ये प्रूव करता है कि फॉर रस्टिंग एयर एंड मॉइस्चर बोथ आर एसेंशियल, रस्टिंग के लिए दोनों ही जरूरी है। तो ये है। अब जब जरूरी है कि ये कॉन्टेक्ट में आएगा एयर के मॉइस्चर के, तब इसमें जो है सो रस्टिंग होगा, कोरोजन होगा, क्षय होगा, संक्षारण होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्षय से बचने के लिए, संक्षारण से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए हम लोग ऐसा उपाय करते हैं कि इनका कॉन्टैक्ट एयर और मॉइस्चर से नहीं हो। इसके लिए लोग बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। इसको ऑयलिंग तेल में डाल दो तो हो जाएगा। दूसरा है ग्रीसिंग, ग्रीस चढ़ा देते हैं तो हो जाएगा। तीसरा है पेंटिंग, पेंट कर देते हैं तो हो जाता है, कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, तो रस्टिंग नहीं होती है, कोरोजन नहीं होता है। उसके बाद में है गैल्वेनाइजेशन, मतलब आयरन के ऊपर में जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन से जो है सो कोरोजन नहीं होता है। उसके बाद में है एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए नॉन मेटल आर कॉल्ड एलॉय। तो हम लोग एलॉय बना लेते हैं तो उसे जो है सो हमारा कोरोजन रुक जाता है। इसके अलावा हम लोग जो है सो एक मेटल के ऊपर में दूसरे मेटल का लेयर जो है चढ़ा देते हैं तो उससे भी कोरोजन रुक जाता है। ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। पहले कोरोजन होता क्या है वो समझना है, वो किसके कारण होता है वो समझना है, फिर उसका निवारण समझना है कि कैसे इसको रोक सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तो इसी में जो हमने बताया उसी को आपको लिख भी लेना है, तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये दिन आपको टेस्ट लेना है, एक में पानी के अंदर ही रहेगा, एक में जो है सो हवा में रहेगा और एनालिटिकल से जुड़ा रहेगा, एक आधा बाहर एक आधा अंदर रहेगा। कुछ दिन छोड़ देंगे तो इसमें रस नहीं लगेगा, इसमें रस नहीं लगेगा, इसमें रस लगेगा, जो प्रूव करता है कि रस्टिंग के लिए हमें वाटर एयर मतलब एयर एंड मॉइस्चर दोनों की आवश्यकता होती है। सिल्वर आर्टिकल becomes black when left some time
silver reacts with sulfur present in air and forms silver sulfide layer, which is black in color. Ag plus S, Ag2 is black. So that's why silver article or silver object becomes black when left in air. Copper articles reacts with moist carbon dioxide CO2 and forms a green layer of basic copper carbonate. C2OH O2 times CO3 and is losing its shining. और ये अपनी चमक को क्या करता है, खो देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण। और ये जो वायुमंडल में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे रिएक्शन करता है और उसे आयरन के लिए in the case of iron it reacts with oxygen and moisture present in the atmosphere and rust Fe2O3 SH2O is formed. And we have already explained that for rusting, air as well as moisture both are essential, both are required. So you can explain by giving that example of the experiment of the test tube, that for the rusting of iron, not only air or not only oxygen or not only water is required, but air and water or air or moisture both are required. Prevention of corrosion. How can we prevent corrosion? Prevention of corrosion. So there are so many methods for preventing corrosion. First is oiling. हम लोग तेल में डुबा देते हैं तो corrosion नहीं होता है। सेकेंड इज ग्रीस चढ़ाते होंगे आप लोग, ग्रीस। थर्ड इज पेंटिंग, फोर्थ इज चीनी का लेयर चढ़ाना, चीनी का आता है। फिफ्थ इज क्रोम प्लेटिंग, आयरन के ऊपर में क्रोमियम चढ़ा देंगे, उसको क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं। सिक्स्थ इज गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। आयरन के ऊपर जस्ता को चढ़ाना, जिंक को चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन
और जो आयरन गैल्वेनाइज होते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज आयरन, उसको बोलते हैं जीआई आयरन, जीआई पाइप। जीआई पाइप मतलब गैल्वेनाइज आयरन पाइप। जीआई पाइप, जी मतलब गैल्वेनाइज, आई मतलब आयरन, पाइप मतलब आयरन के ऊपर में क्या चला हुआ है, जिंक चला हुआ है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज। तो गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन और गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एलॉय, एलॉय हम लोग एलॉय बना देते हैं मिश्र धातु। और एलॉय क्या है पहले ही पढ़ चुके हैं। और एलॉय, एलॉय इज ए homogeneous mixture of two or more metals on a non-metal तो एलॉय में क्या होता है कि दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर बनाते हैं या मेटल है एक नॉन मेटल। इफ वन कंपोनेंट ऑफ एन एलॉय इज मरकरी देन इट इज कॉल्ड अमलगम। इफ वन कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट वन कंपोनेंट of an alloy is mercury, then it is called amalgam. So these are the processes through which we can avoid the corrosion. ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं, संक्षारण से बच सकते हैं, मतलब धातु को क्षय होने से बच सकते हैं, क्योंकि धातु हमारे लिए प्रेशियस चीज है, कीमती चीज है, और वो अगर क्षय हो जाएगा तो हमारे लिए वो बहुत मतलब क्षति वाला काम है, हानिकारक काम है, बहुत हानि में पहुंचती है, क्योंकि इसके जो रिजर्व्स हैं वो फिक्स है और हमारे बहुत इसके उपयोगिता है। इसको अगर हम बचा के नहीं रखेंगे, हमेशा जो है वो रस्टिंग के रूप में और भी कोरोजन के रूप में अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारा भविष्य जो है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, भविष्य जो है हमारा धुंधला हो जाएगा, मतलब हम विकास सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेटल्स को बचाना है कोरोजन से, संक्षारण से, और इसके लिए ये सारे मेथड। एनोडाइजिंग, एक एनोडाइजिंग है जो पहले में पढ़ चुके हैं, इट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग बाद process of anodizing you can prevent from corrosion of aluminum and other metals. So the one more method is anodizing. So these are the methods for preventing the corrosion. Now what is the benefit of alloying? alloy जब हम लोग बनाते हैं उससे क्या लाभ होता है, और फिर कुछ some important alloys के बारे में हम लोग देखेंगे। What are the benefits of alloying? alloy करने के फायदे क्या हैं? Benefits of alloying. First is to increase hardness. alloy से hardness क्या होता है, बढ़ जाता है। To increase stability, इसकी स्थायित्व जो है वो क्षमता बढ़ जाती है, स्थायी हो जाता है। To increase tensile strength इसका बढ़ जाता है। और थर्ड to decrease melting point, मतलब इसको मेल्ट करना आसान होता है। तो ये सारी शक्तियाँ हार्डनेस बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। ये एलॉइंग से फायदा होता है। अब कुछ एलॉयज के बारे में देखना है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें कितना क्या होता है, इसका यूजेज क्या होता है। पहला स्टील है, 98% आयरन और 2% कार्बन। इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज, रेलवे लाइन, शिप्स, जहाज बनाने में, पानी का जहाज, और रेलवे लाइन बनाने में, और ब्रिज, पुल बनाने में जो स्टील का उपयोग होता है, हाँ लगता है। दूसरा स्टेनलेस स्टील, जिसमें आयरन 73%, क्रोमियम 18% निकेल, और ये जो है कार्बन 1%, और ये जो है 1% निकेल 8% और कार्बन 1%। ये निकेल है 8%, कार्बन 1%।
इसका हम क्या कहते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन, नट्स एंड बोल्ट्स और कार्ट्रिजेज। सॉरी, ये जो है स्टेनलेस स्टील, ये हो गया यूटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं, कटलरी बनाते हैं एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिससे ऑपरेशन वगैरह जो चाकू छुरी कैंची का इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील से। और इसमें कटलरी बनता है, हमारे बर्तन बनते हैं, ये फायदा हो गया हमारा स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद में है हमारा ब्रास, कॉपर 80%, जिंक जो है वो 20%। ब्रास इसमें हम लोग यूटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स बनता है और कार्ट्रिजेज बनते हैं, कारतूस। उसके बाद में हमारा है ब्रोंज, कॉपर 90% और टिन 10%। इसमें जो है हमारा स्टेचूज एंड मेडल्स, मूर्तियां बनती हैं। और ये पीतल, कांसा, ये हो गया ब्रास हो गया कांसा और ब्रोंज हो गया पीतल। तो इसमें स्टैचूज, मूर्तियां बनती हैं और मेडल्स बनते हैं इसे ब्रोंज से। उसके बाद में है ड्यूरलिन, ये एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5%। इसे प्रेशर कुकर बनता है और एयरक्राफ्ट बनते हैं, एरोप्लेन वगैरह बनते हैं, क्योंकि बहुत हल्का होता है। ये हो गया हमारा ड्यूरलिन। और एक होता है सोल्डर, लेड 50%, टिन 50%। इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स को हम लोग सोल्डर करते हैं। जो तार जो टीवी के अंदर काम करने के बाद मैकेनिक को जोड़ता है, तार को गर्म करके या रेडियो वगैरह बनाने में उसका जो तार होता है उसको बोलते हैं सोल्डर, बोलते हैं सोल्डरिंग। और ये सोल्डर बना होता है 50% लेड और 50% टीन का। और इससे जो है हम लोग यूज करते हैं और सोल्डरिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ये हमारे कुछ इलाज है और उसके कुछ अलग के यूजेज हैं और वायरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, वो हमने देखा। और अब थोड़ा सा अब हम क्या देख रहे थे कि दवाई से क्या होता है, इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। अब हार्डनेस क्यों बढ़ाते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो प्योर सोना है उससे हम कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट। प्योर गोल्ड क्या होता है, आप देख सकते हैं प्योर गोल्ड, इसको बोलते हैं 24 कैरेट्स गोल्ड। ये क्या होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट। प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड और प्योर गोल्ड, इसको बोलते हैं प्योर गोल्ड आर वेरी सॉफ्ट एंड ज्वेलरी cannot be made from this gold। तो इस गोल्ड से ज्वेलरी आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये टूट जाता है, लचीला होता है, वो मुड़ जाता है, टूट जाता है, घिस जाता है जल्दी। तो इसको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें इंप्योरिटीज मिलाते हैं और उसको लोग बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड। क्या बोलते हैं, 22 कैरेट गोल्ड means 22 part gold and 2 part copper or silver। copper or silver is mixed it to make it हार्ड। तो इसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 22 भाग गोल्ड में 2 भाग हम लोग या तो कॉपर को या चांदी को मिला देते हैं, तब ये हार्ड बनता है। और देन इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो हम ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड को का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इसमें 2 पार्ट जो होता है वो हम लोग इम्प्योरिटी करते हैं, एज कॉपर और सिल्वर। तो ये हार्ड हो जाता है और
ये जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी घिसता नहीं है, जल्दी मुड़ता नहीं है। तो ये जो है हमारा जेवर बनता है इसका। प्योर गोल्ड का हम जेवर नहीं बना सकते हैं। प्योर गोल्ड को क्या बोलते हैं? 24 कैरेट। और हम यूज करते हैं ज्वेलरी में 22 कैरेट या इससे भी कम, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का। जैसे जैसे जितनी उसमें अधिक इम्प्योरिटी मिलेगी वो कैरेट उसका घटता चला जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि आयरन में हम लोग रस्टिंग से या कोरोजन से बचाने के लिए कैल्विनाइजेशन करते हैं, अलॉइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। लेकिन दिल्ली में गहरौली में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है जो हजारों हजार साल से पड़ा हुआ है और खुली धूप में, खुली हवा में, खुली बरसात में वह भीगते रहता है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, रस्टिंग नहीं हुआ है, उसका कोई कोरोजन नहीं हुआ है। मतलब हमारे पूर्वजों को इतनी बड़ी टेक्निक पता था लोहे के बारे में कि उन्होंने पता नहीं वो किस प्रकार से लोहा को खड़ा किया, कैसे लोहे को बनाया कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा। वो जंग रोधी है, फ्री फ्रॉम रस्ट है, रस्ट से मुक्त है। वो हजार हजार साल से वो पड़ा हुआ है, उस पर कोई पेंटिंग नहीं हो रहा है, उसमें सरकार पेंटिंग पर पैसा नहीं खर्च कर रही है, किसी तरह का जो है सो उसको ग्रीसिंग नहीं हो रहा है, ऑयलिंग नहीं हो रहा है, कैल्विनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हजार हजार साल से जो का तो पड़ा हुआ है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, हमारा जो तकनीक था वो इतना विकसित था जिसका एक ये उदाहरण है, नमूना है। आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि वह जो लोहे का पिलर है वो कैसे हजारों साल से जंग मुक्त खड़ा है, जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान के बारे में बताता है कि हमारे पूर्वज जो है वो कोई अंधविश्वास में, अंधेरे में भटकने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ज्ञान विज्ञान से लब्ध प्रतिष्ठित थे, ज्ञान विज्ञान से पूरा भरपूर थे। ये इस बात को सिद्ध करता है। तो जो हमें जो बताया गया कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमारा देश जो है वो सवेरों का देश था, अंधेरों का देश था, भिखारियों का देश था, ऐसी बात नहीं है। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, हमारा देश ज्ञान और विज्ञान का देश था। खगोल विज्ञान, शून्य से लेकर के, गणित से लेकर के, अर्थशास्त्र से लेकर के कपड़े पहनने तक का ज्ञान लोगों को, पूरी दुनिया को हमारे देश से मिला है। और एक बार फिर हम सब अपने पुरुषार्थ से ऐसा अपने इस राष्ट्र का निर्माण करें कि एक बार फिर से हम विश्व गुरु बने और विश्व जो है हमारे पीछे चले, शांति के पीछे चले, सत्य के पीछे चले। इस कामना के साथ आज ये चैप्टर की समाप्ति की घोषणा होती है और फिर अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे।